जी अच्छा बच्चों, देखिए सबसे पहली चीज तो इसके अंदर ये है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहूंगा, वो ये है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बड़ा सिंपल सा काम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, लोग जो है वो इसको मुश्किल बना भी लेते हैं, पर्टिकुलरली एक्सचेंज रेट को वो बहुत मुश्किल बना बैठते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इसमें चीज को समझने के लिए ना थोड़ा सा तहम्मुल चाहिए होता है। अगर हम किसी भी स्टेटमेंट की तरफ रैशली भागेंगे ना तो वो स्टेटमेंट आपके लिए डिफिकल्ट बन जाती है। लेकिन इनिशियल चीजें बड़ी सिंपल और आसान है, पर्टिकुलरली जो थ्योरेटिकल है दे आर वेरी 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 सिंपल, बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते किसको। देखिए, किसी अकाउंटिंग के स्टूडेंट को ये बताना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है, मैं कहता हूँ कि सूरज को चिराग दिखाना। वो तो खुद उस फील्ड का माहिर है, वो तो खुद बनाता है बैलेंस शीट और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका ट्रायल बैलेंस, ये चीजें तो इनका बाएं हाथ की खेल होती है, लिहाजा इनको क्या बताएंगे आप। देखिए, होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड। यही होती है ना भाई, कोई भी बैलेंस शीट क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड। तो अगर हम यूं लिख दें कि a comprehensive record of transactions, a comprehensive record of transaction of a nation, a comprehensive record of transactions of a nation with the rest of the world, यानी पूरी दुनिया के लोगों के साथ एक कौम ने जो लेन देन किया है वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप ये कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ नेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाद जगह लिखा होता है नेटिव ऑफ अ कंट्री, ये भी ठीक है, तो फॉरेनर भी बाद इन्वॉल्व हो जाते हैं, लिहाजा नेटिव ऑफ द कंट्री लिखा है वो भी ठीक है। लेकिन एक बात इसके अंदर और होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट किसी म्याद के लिए होती होगी, क्या ख्याल है आप लोगों का? तो अगर मैं लिखना चाहूँ आगे ईयर तो कितना टाइम देना चाहिए मुझे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल के लिए होगी? फॉर 1 ईयर, बिल्कुल सही है, फॉर 1 ईयर। तो अब स्टेटमेंट क्या बन गई हमारी? एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ नेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर 1 ईयर। और अगर कोई बच्चा ये लिख दे ए बैलेंस शीट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ अ नेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या ये ठीक है? ये भी ठीक है भाई, बैलेंस शीट भी तो कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होती है ना, तो बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन किसकी? एक कौम की। किसके साथ? पूरी दुनिया के साथ। कितनी देर के लिए? फॉर 1 ईयर। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। किताब की डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है, उसके अंदर कुछ ज्यादा ही अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है। कहता है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन मेड बाय एंटिटीज इन वन कंट्री and the rest of the world over a defined period of time such as a quarter or a year। लेकिन ये लंबी कहानी हो जाएगी, वो वाली डिस्क्रिप्शन जरा ज्यादा आसान है, सिंपल है, उसी पे रहिए। ये भी पढ़ लीजिए, ये गूगल की है और वो जो है वो हमने खुद बनाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, बल्कि वो कह लीजिए वो हमने ICAP की किताब से बनाई है और ये गूगल से ली। नो प्रॉब्लम जी, वो मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। इधर वालों के क्या हालात हैं? 27 मैसेज आए हुए और आखिरी मैसेज है रिपीट प्लीज। अच्छा बेटी, तो मैं ये बात कर रहा था कि बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन। किसका? अ नेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर जी? अच्छा, तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात ये है
जी जरूर जरूर। अच्छा बच्चों, कर दिए, चैट इनेबल है आपकी। अच्छा बच्चों, अब मैं थोड़ा इनके साथ बात करता हूं तो आपको लगता होगा सर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही होता है जैसे कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक हमारे बड़े मशहूर सियासतदान है, लीडर हैं, तो उनकी मिसेस जो है वो क्या करती हैं कि उनकी दूसरी मखलूक से भी राब्ते हैं। तो एक रिपोर्टर चली गई उनके घर इंटरव्यू लेने, तो वो साथ उनके बात कर नहीं चाहती, तुम बैठ जाओ, छत पे मत चढ़ो। अच्छा, तो वो घबरा गई। तो मुझे लगता है आज आप भी घबरा जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ कुछ दूसरे लोग भी मौजूद हैं और मैं उधर भी इशारे कर रहा हूँ, तुम बैठ जाओ, तुम मेरी बात सुनो, और साथ में आपके साथ भी बात करो। जी ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब इसके अंदर बात यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी अकाउंट्स हैं, यानी अकाउंट से मुराद ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है वो टाइप्स हैं, यानी सेक्शन है अलग-अलग। देखिए, आप सब बच्चे जानते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो उसी वक्त शुरू होती है उसी वक्त खत्म हो जाती है, यानी सेम कैलेंडर ईयर में शुरू हुई उसी कैलेंडर ईयर में खत्म हो गई। आप कहेंगे सर एग्जांपल, भाई अमेरिका ने हमसे कॉटन मांगी, हमने कॉटन शिपमेंट कर दी एंड बिजनेस इज फिनिश, उन्होंने हमें पैसे भेज दिए। अब ये काम विद इन 1 मंथ हो गया होगा, फ्यू वीक्स हो गया होगा और इसी साल में खत्म हो गया। इसलिए हमें इस ट्रांजैक्शंस को एक अलग अकाउंट में लिखना होगा, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो सेवरल ऑफ ईयर से चलती हैं, लंबा सा चलेंगी, उसे अलग अकाउंट में लिखना होगा। अगर देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 हिस्से हैं, एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। अब मुझे बताइए, जो कॉटन वाली ट्रांजैक्शन है वो किस में लिखेंगे आप? वो आप लिखेंगे करंट अकाउंट में, क्योंकि ये अभी शुरू हुई है, अभी खत्म हो गई है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन थी और ये मोड इसका कंटिन्यू रहने वाला नहीं था। लेकिन जो दूसरी इन्वेस्टमेंट थी जिसके अंदर एक चाइनीज आया, उसने आके पाकिस्तान में मशीनें लगा दी, ठीक है जी, मोटरवे के साथ किसी इंडस्ट्रियल एरिया में मशीनें लगा दी। अब ये मशीनें कोई 1 साल के लिए तो नहीं लगी, ये तो सरमाया है, कैपिटल है, तो कैपिटल को तो कैपिटल अकाउंट में डालना चाहिए। क्या ख्याल? अब यहाँ पे जो डाउट लगता है वो क्या लगता है? एक तो यहाँ सबसे बड़ा डाउट जो लगता है ना बच्चे को, ये लगता है कि टीचर ने कह दिया कि कैपिटल वाला मामला कैपिटल में डालना है, और टीचर ने कह दिया कि जी जो शॉर्ट टर्म का मामला है वो डालना है करंट अकाउंट में। अब होता ये है कि आपने किसी मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स खरीदे, कैपिटल स्टॉक खरीदा। अब आप मुझे बताइए ये किस में जाना चाहिए? शेयर्स चंद माह के लिए खरीदे हैं आपने, लॉजिकली शेयर्स आपने उसकी मशीनों और इक्विपमेंट में हिस्सा डाला है, तो किस में डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन उसका जो डिविडेंड आएगा वो करंट में आएगा। ये फर्क है। यानी हमारा कोई भी शख्स बाहर से पैसे भेज रहा है, जैसे आपके अब्बू सऊदीया में है या आपके चाचू कनाडा में, वहां से डॉलर भेज रहे हैं या अब्बू दिनार भेज रहे हैं, रियाल भेज रहे हैं, ये हमारे करंट अकाउंट में आएगा क्योंकि आया और हमने हड़प कर लिया, ये हमारी आमदनी है। इसी तरह वो जो कैपिटल हमने लगाया स्टॉक एक्सचेंज में, टोक्यो में लगाया, न्यूयॉर्क में लगाया, वो क्या है? वो भी इसी तरह आपके अंकल है, मामू है, चाचू है जो उधर बैठे हुए हैं, और वो आपको क्या भेज रहे हैं? पैसा भेज रहे हैं। तो वो पैसा जो आपकी इनकम है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके चाचू ने गिफ्ट भेजा, तो समझिए वो भी चाचू ही, अंकल टोक्यो। तो यू कैन सी दैट वो भी हमारा क्या है, वो हमारी जो मुनाफा आ रहा है वो हमारे करंट अकाउंट में, और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कैपिटल। लेकिन मसला ये है कि अगर ये मूवमेंट बैंकों ने की है, चाहे ये शॉर्ट टर्म है, और अगर बैंक ने की है, फिर ये देखने में लगेगा लिखा भी होगा शॉर्ट टर्म, लेकिन हम शॉर्ट टर्म नहीं मानेंगे। क्यों? कि बैंक के पास जो पैसा होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या गारंटी है, क्योंकि निकलवाएगा नहीं निकलवाएगा, हो सकता है वो साल आए ना। इसलिए हमारे पास जो बैंक का पैसा है उसको हम कहेंगे बैंकिंग मूवमेंट है, तो भाई ये लॉन्ग टर्म है, इसको हम शॉर्ट टर्म में नहीं डाल सकते। भी हम जाते हैं जाके बैंक से कहते हैं हम सिर्फ सैलरी लेनी, इसके लिए अकाउंट खुला रहे हैं, मेजान से जाके कहते हैं जी सैलरी लेनी है, पास मेरे था, मैंने खुला लिया अकाउंट जाके। अब क्या, अब उसको पड़ा हुआ है, पैसे पड़े हुए काफी दिनों के, नहीं निकलवाए,
अब वो क्या कहेंगे, नहीं जी पैसे ले जाओ आके, नहीं, लिहाजा बैंक के पास जो पैसा है और वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव कर रहा है, हमने उसे कैपिटल में ही डालना, क्योंकि हमें नहीं पता कि अपने एडवांस करते हैं या कैश करवाते हैं। क्लियर जी? अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक करंट अकाउंट हो गया एक, लेकिन फिर ये तो बात कम से कम समझ आ गई कि जो ट्रेड वाला हमारा मामला है वो हमें हर सूरत किस में डालना पड़ेगा, करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। इसलिए उसने क्लियर किया कि करंट अकाउंट में क्या आएगा, टर्म इन गुड्स, चीजें ली चीजें दे दी, उसी वक्त क्लियर करना है, करंट अकाउंट में डालेंगे। अच्छा जी, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज, एक बंदा आया पाकिस्तान आके कार्डिक ऑपरेशन करा के चला गया, अफ्रीका से आया, वहां ट्रीटमेंट अच्छा नहीं, हमारे पास आ गया, अब इधर पैसे खर्च कर गया। हमारा कोई बंदा लंदन चला गया, इलाज करा रहा है, सॉरी मतलब हमारा कोई बंदा अमेरिका चला गया, इलाज करा रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो वो क्या है, वो भी करंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि देखिए इलाज करा के चला गया ना, इलाज करा के चला गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई एजुकेशन के लिए गया है, ठीक है, चले सैर करने गया, एजुकेशन फिर भी आपके ज़हन में आ सकता है सर लंबी भी हो सकती है, चले सैर करने गया, ठीक है, हालांकि कि एजुकेशन है, हम सेमेस्टर काउंट करते हैं, सेमेस्टर बाद वापस भी तो आ सकता है। अच्छा, अब उसके बाद यह है कि सैर करने गया अमेरिका, उसके ज़हन में आया, या फर्ज करिए उम्रा करने गया, तो ये टूरिज्म, पैसा खर्च करके आ गया। यहाँ आप कहते हैं नहीं जी मैंने नहीं जाना सऊदीया, तो कई लोग इस सोच के होते हैं, कहते हैं जी सब जाए हिजाज, हम इंग्लिस्तान जाएंगे, वो देखें खुदा का घर है, खुदा की शान देखेंगे, वे अपना अपना मिजाज है ना, लेकिन पैसा खर्च करके चला गया ना, तो किस में डालेंगे, करंट अकाउंट में। यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, किधर जा रहे हो, कहते कौन वाली माई देखने जा रहे, किधर जा रहे हो, कहते न्यूयॉर्क के साथ से कौन वाली माई देखी, किधर वो देखने जा रहे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैं जहाँ इंजीनियर्स टाउन में रहता हूँ ना, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं नंगर गांव में ना, तो वो आपस में बच्चे, मिथ मशहूर है वहां पे, मिथ यानी किसी ने किया होगी शरारत, तो अब बच्चों में आ गई, तो बच्चा कहता है, पिक्चर थी उनके पास ना ईद कार्ड पे, तो बच्चा उसे कह रहा था ए ना माई दा हाथ पहले नीवा सी, ते ऐदी ना कौन नु कोई चक्की मारन लगा है, ते ने हाथ उच्चा किया, अल्लाह ने पत्थर दा बना दिया, यानी उसने अपनी ही मिथ बना दी। क्या समझो, ठीक होगी बात, आजो बेटा। अच्छा, अब बच्चों बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि आप टूरिज्म के लिए गए हैं तो पैसा तो खर्च कर रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे आए हैं स्वाद देखने आए होते हैं, गोरे गोरे जाए तो जनाब आप कभी जाए हुंजा वैली, वहां आए होते हैं, तो पैसा खर्च करके चले जाते हैं। क्या ख्याल? अच्छा, अब इसके बाद जो है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स वही सऊदीया से आपके वालिद हैं, अंकल हैं, चाचू हैं, मामू हैं, अगर हैं तो वहां से पैसे भेजे अगर बाहर है, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है। अच्छा, अब आ जाता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लंबा अकाउंट है, इसमें आ जाता है रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप देखिए जो चाइनीज ने हमारे यहाँ की है वो क्या चीज है, दैट इज रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चाइनीज ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ आके फैक्ट्रियां लगा दी हैं, यहाँ आके उन्होंने जो है वो सी पैक बनाया है। इसी तरह हमारा पैकेजेस का इदारा आपने सुना होगा, पूरे का पूरा एक यूनिट जाके साउथ अफ्रीका में लगाया इन्होंने, जितना यहाँ काम कर रहे हैं इतने वहां भी कर रहे हैं, टेट्रा पैक का पूरा काम वहां पे कर रहे हैं। तो हमारे लोग भी जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं कि हमारे मल्टीनेशनल नहीं है, अच्छे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, फिर आ जाती है जो आप शेयर्स वगैरह खरीदते हैं वो किस में डालेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, और डिबेंचर वगैरह अगर खरीद लिया आपने, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, आप ये कह लीजिए कि शेयर्स की दूसरी शक्ल है जिसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, नुकसान नहीं होता, और फिर मुनाफा भी उतना ही मिलेगा जितना फिक्स है इंटरेस्ट की तरह, इंटरेस्ट से 1% ज्यादा होगा। अच्छा बच्चों, तो एक तो ये बात आ गई। दूसरा इसके अंदर आ जाते हैं रिजर्व एसेट। भाई पिछली दफा को मुनाफा कमाया था कि नहीं कमाया था, तो वो जो प्रॉफिट कमाया था वो भी तो कहीं पड़ा होगा, तो वो भी इसमें लिखा जाता है कि आपने ये रिजर्व एसेट, सेंट्रल बैंक यूज फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स टू कवर डेफिसिट्स। लेकिन आम तौर पे ये हम यहाँ नहीं लिखते, होता ये कि इसको हम फाइनेंशियल अकाउंट में उठा के ले जाते हैं। अगर हमें नुकसान हो तो हम क्या करते हैं, इसको हम फाइनेंशियल अकाउंट में उठा के ले जाते हैं, फिर हम पिछले साल के मुनाफों से इसे पूरा करते हैं या किसी मुझसे पैसे मांग लेते हैं।
अब यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे जरा 1 मिनट चाहिए है उन बच्चों के साथ बात करने के लिए जो मेरे साथ ऑनलाइन है, कि सबसे पहली बात ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है किसी दूसरी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदना, जैसे न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, टोक्यो में या लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप दूसरे मुल्क में खरीद रहे हैं ज्यादा, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक होगी बात। अच्छा, फिर इसके बाद आपने पूछा जी कि ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो बात मैं करने वाला बड़ी अहम है वो ये है कि हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने के चंद एक चांसेस है एमसीक्यूज के अलावा। यानी मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि एमसीक्यूज जब आए तो कम से कम 13 ठीक हो जाए हमारे, 15 में से नहीं, 2-3 ऐसे होते हैं जो अगर आप किसी बड़े अच्छे स्टूडेंट से भी कहेंगे ना उससे भी नहीं हल होते। मैंने जो टॉपर है उसके भी देखे हैं 1 या 2 गलत हो जाते हैं, तो इससे मुझे अंदाजा हुआ कि थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। हमारे लिए इसलिए नहीं होती, शायद हमारा एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है या पढ़ा के चीजें ज्यादा देखी होती तो हम 1 मिनट में देखते हैं, याद आ जाता है। अच्छा, तो बच्चों के लिए जाहिर है वो बच्चे हैं तो एक दो मुश्किल होते हैं, तो 13 नंबर वहां से आने चाहिए कम से कम, लेकिन 12 तो एवरेज बच्चे के आ जाते हैं, 12 यानी 1 नंबर का डिफरेंस है या 2 नंबर का, जो अच्छा बच्चा और एवरेज बच्चा। और जो केयरलेस बच्चा वो 7 भी करता है 6 भी करता है, उसकी मर्जी है, लेकिन अबव एवरेज बच्चा 13-12-13 एमसीक्यू सही कर लेता है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमें मिल जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 2 नंबर, पूरे नंबर होते हैं, बस का 4 का भी हो जाता है। उसके बाद न्यूमेरिकल मिलता है हमें आके नेशनल इनकम, पूरे नंबर का। अच्छा, वो ना आए तो फिर मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर आ जाता है, और अगर वो भी ना आए तो फिर आपका लास्ट टाइम वाला क्रेडिट क्रिएशन आ जाता है, इसके पूरे नंबर होते हैं। अच्छा, अगर न्यूमेरिकल वहां से भी स्किप कर गया तो फिर मिनिमम बैलेंस ऑफ पेमेंट से न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है, इसलिए इनका ख्याल रखना चाहिए। और इसके 5 नंबर होते हैं आमतौर पे, 4-5 4-5 होते हैं, तो 2 उधर से मिले, 5 इधर से, 7 ये पूरे हो जाए। और अच्छा, पूरे के पूरे जितने थे उतने आ गए ना आपके, और 15 में से 13 आपने वो ले लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके 20 नंबर आ गए 22 मार्क्स में से। अब पीछे 79 है, और 79 में से आपको निकालने कितने, 30 मार्क्स निकालने। आप परसेंटेज निकालेंगे तो 33% हो जाता है। यानी जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल सही कर लिया उसका वही पेपर है जो बोर्ड में हुआ था, उसके लिए वही पेपर है जो उसने बोर्ड में लिया था, 33% में पास। तो जो मेरे फास्ट ट्रैक के बच्चे होते हैं उनकी उम्मीद ही सिर्फ इन चीजों पे मुझे होती है। मैं नहीं कहता कि रिटर्न में अच्छे नहीं होते, क्योंकि टाइम कम होता है तो डायग्राम प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं कर पाते, राइटिंग भी अच्छी नहीं कर पाते, तो उनकी मुझे उम्मीद ही वहां से होती है कि यहाँ कर गए तो ये पास हो गए। और मेजोरिटी बच्चे कर जाते हैं, मेजोरिटी बच्चे कर जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं। वैसे मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताऊं, जिन्होंने क्वालिफाई करना है ना वो यहाँ भी कर जाते हैं, और जिन्होंने नहीं करना ना 4 महीने ला के भी नहीं करते। हकीकत बात है। अभी मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था, तो वो मैंने उससे पूछ ही लिया है। पहले तो कहता सर मैं तीसरी अटेम्प्ट दे रहा हूँ बीसी की, मैं पास नहीं हुआ। मैं क्यों मार गया, मैं तो बच्चों को कहता मेरा रिजल्ट अच्छा है। ये कौन सी एग्जाम्पल आ गई सामने, यार ये तो बड़ी बिस्ती होगी अब मेरी। ये आ गया सामने, तो आगे प्रिंसिपल को कह साहब 3 अटेम्प्ट होगी, हम बशीर साहब को पढ़ाया 1.5 साल पहले। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने अभी पूछा, मैंने कहा कौन से कॉलेज से, तो आप कहता कराची से हूँ। शुक्र या अल्लाह बच गई। अच्छा, मैं कहूँ तो बेफिक्र होके दास, तो कहता है पढ़ा था हमदानी कॉलेज से, फिर उसके बाद एक दफा पढ़ा पेटी वाला से, और अब मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ। फिर मैंने उसे अपना इकोटेक का भी कांटेक्ट दे दिया, मैंने कहा वहां पे भी काफी चीजें पढ़ी, वो भी सुन लिया करो, ये भी सुन लो तो इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने कहा नहीं सर कोई किताब बताए, तो फिर मुइज ने जो किताब दिखाई थी मैंने वो इसको बता दी। मैं कहा ये ले लो, ठीक है, तो मैं कहा ये ले लो, इससे फाका हो जाएगा। फिर किताब और मैनुअल इकट्ठी है, मैंने कहा ये काम करा, तो अच्छी थी किताब, मैंने कहा ये कर। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि इस तरह से भी होता है, लेकिन जिसने पास करना है वो शॉर्ट टर्म में ही निकल जाता है, यानी वो थोड़ी एफर्ट से निकल जाता है। लेकिन अल्लाह ना करे को फंस जाता है तो उसका फिर एक और फार्मूला होता है हमारे पास। ये नहीं होता कि जैसे वो बच्चा प्लान कर रहा है वो वैसे ही कर लेगा, नहीं, उसके लिए एक अलग प्लान होता है, उसको हम कॉन्टीजेंसी प्लान कहते हैं। फिर हमें उसे वहां से एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। यानी कामयाब होना बहुत आसान है और आगे बढ़ना बहुत आसान है। जैसे नया सवाल हल करना बहुत आसान है, और सवाल गलत हो जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल है। तो उसके लिए पहले हमें उसे काउंसलिंग करके उस स्टेट से निकालना पड़ता है बच्चे को, फिर हमें उसे आगे चलाना होता है।
अगर वो खुद कहना चलेगा तो वो गलत कर रहा है। उसे चाहिए टीचर पास आधा पौना घंटा बैठे, उसके साथ चाय शाय पिए, उसे किसी अच्छे होटल में बुलाए, खाना शाना खिलाए, तो मशवरा करे, नहीं चले उससे खाना खा ले, जाहिर फेल भी तो है ना लेकिन जरा गपशप हो जाए और कुछ नहीं चले। वो क्या है इधर मेन मार्केट में वो पराठा, वाटर पराठा, वहां बैठ जाए। अच्छा, तो यू कैन सी दैट के मैं बात ये कर रहा था बेटा कि ये दोनों अकाउंट्स को मैनेज करना है ताकि यहाँ से न्यूमेरिक्स निकल आए, ताकि यहाँ से न्यूमेरिक्स निकल आए। अब वो ये क्या है कि अगर हम लोग इसको यहाँ पे समझ जाएंगे यार कौन सी एंट्री कहाँ डालनी है, तो काम बड़ा आसान है। और मैं इसलिए कहता हूँ अकाउंटेंट्स को ये समझाना बड़ा आसान होता है, मैं रिलैक्स होता हूँ जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ मैंने भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया एग्जाम्पलरी। अच्छा, जो एग्जाम्पलरी बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बनाया है, अगर आप गौर करें तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स डाली, यानी एक्सपोर्ट जाहिर है जो आपने एक्सपोर्ट किया उससे पैसा मुल्क में आता है, और इंपोर्ट से पैसा जाता है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। आप चाहें तो आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि ट्रेड में ये बैलेंस नेगेटिव है, ये मैं नेगेटिव खुद लाया हूं ताकि पाकिस्तान की रिजेम्बलेंस आए थोड़ी सी। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो आपकी सर्विसेज है उसके अंदर मैंने डेलिबरेटली पॉजिटिव कर दिया उसको, क्योंकि सर्विसेज हमारे लोग बाहर ज्यादा जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ कम आते हैं। आप खुद देख लीजिए आपके अंदर आपको बाहर का कोई बंदा नजर आ रहा है? कोई भी नहीं नजर आ रहा। अभी आप किसी यूनिवर्सिटी भी चले जाएंगे तो मैं जब पढ़ता था तो हमारे साथ एक बंदा होता था यमन से, और उससे पहले हम एमबीए कर रहे तो हमारे साथ 2 या 3 अफ्रीकन होते थे, अफ्रीकन से होते थे। अच्छा, तो ठीक है, तो अच्छा अब ये है कि ये एक्सपोर्ट्स है और इसके साथ ये इंपोर्ट्स है। अब जो बाहर के लोग आए सर्विसेज करने जाहिर है वो यहाँ से पैसे ले जाएंगे, और जो हमारे लोग आए हैं वो वहां से हमें पैसे भेजेंगे, जो भेजेंगे पॉजिटिव, जो निकल जाएंगे वो नेगेटिव। जो आए हैं उसे इनफ्लो कहेंगे और जो जा रहे हैं उसे आउटफ्लो कहेंगे। इस तरह ये आ गया हमारा 60 पॉजिटिव आ गया। उसके बाद आ गया नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, कि नेट इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी जो आई है, जाहिर बात है जो आपने पैसा लगाया उससे जो प्रॉफिट आया इनकम उसकी, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जो कि आजकल उसको मेरा ख्याल वो कहते हैं वेस्टर्न यूनियन वगैरह से जो वैसे आते हैं, है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये आ गया आपका बैलेंस ऑफ अकाउंट नेगेटिव 155। लेकिन कैपिटल अकाउंट के हवाले से चूंकि उन दिनों बहुत ज्यादा सीपैक में पैसा आ रहा था तो मैंने नेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा पैसा डाला, और नेट चेंज इन पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड जो है आउटफ्लोज को हमने कम रखा था। सूरत हाल भी ऐसी ही थी और है भी ऐसी ही कि हमारा पैसा बाहर जरा कम इन्वेस्ट हो रहा है लेकिन बाहर का पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ताजिकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, इवन दुबई भी उन दिनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, दुबई की कंपनियां भी, और चाइनीज तो अल्टीमेटली है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आके मैंने पॉजिटिव 155 किया था और डेलिबरेटली इसका आंसर मैंने 0 रखा था ताकि आपका अकाउंट जल्दी खत्म हो। आपने भी पेपर में यही करना है कि ज्यादा लंबी कहानी नहीं सुनानी। पहली बात तो है कि इसमें ज्यादातर चांस यही है कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज्यादा डेफिनेशन पूछ लेगा 2 मार्क्स, ज्यादातर चांस यही है। लेकिन अगर पूछ ले तो जहन में होना चाहिए कि पहले आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखनी है, उसके बाद क्या लिखेंगे सर्विसेज, सर्विसेज के बाद आप नेट फॉरेन जो है आपकी आ जाएगी सॉरी प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या जिसको आपने लिखा है नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, बस आप इतनी लिख दीजिए काफी। उसके बाद फॉरेन कैपिटल अकाउंट में जाइएगा और उसके अंदर आप नेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीज या डिक्रीज, और इसी तरह नेट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान में हुई है और जो आउट ऑफ पाकिस्तान गई है, इसको डिफरेंस क्रिएट कर लीजिएगा। आप सिंपल लिख दीजिएगा इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट इन द पाकिस्तान, ज्यादा लंबी कहानी में जाएंगे। क्लियर जी? सर्विसेज कौन सी बेटा? नहीं, ये करंट अकाउंट ही अभी चल रहा है। जहां पे जाके कैपिटल अकाउंट शुरू होता है वहां कैपिटल अकाउंट का हेडिंग है बकायदा, ठीक है ना।
जी मलिहा बेटे आप मिक्स कर रही हैं बात को। मैं बात कर रहा था कंपनीज के सर्टिफिकेट अगर आप बाहर के खरीद रहे हैं तो ये आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा, यानी कैपिटल अकाउंट में आएगा, यहां पे ये कह सकते हैं आप। जी मलिहा बेटी जी स्पोज किया हुआ, बिल्कुल स्पोज किया हुआ है। तो जो आप बाहर के शेयर्स खरीदेंगे या बाहर का स्टॉक खरीदेंगे वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कैसे आता है मैं अभी आपको बताता हूं, थोड़ा सा टॉपिक मुकम्मल होने दें। ठीक होगी बात। जी सवेरा बेटी आपका सवाल अगर है तो जरूर पूछिए। मेरे बच्चे हैं, मजाक तो ना। अच्छा तो बच्चों ये सारा स्पोज्ड है, ये सारा स्पोज्ड है। मैं बता रहा हूं कि आपने एक्सपोर्ट में एक वैल्यू डालनी है, एक इंपोर्ट में, एक एक्सपोर्ट सर्विसेज और एक इंपोर्ट। अच्छा और आखिर में नेट इन्वेस्टमेंट ले आनी है और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो। स्पोज्ड वैल्यूज रख के आपने एक बैलेंस बना देना है। अच्छा अगर आपसे ये ना हो सके तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको ये भूल जाए तो आप यहां पे यूं भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। स्पोज्ड वैल्यूज आपने यहाँ पे एक्स एक्स लिख देना है, ये भी काम चल जाएगा, ठीक हो गई बात। तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं आप बच्चों को। अच्छा बच्चों प्लीज साइलेंट। देखिए बात यह है कि आपने सबसे पहले जो है इसका करंट अकाउंट लिखना है। तो करंट अकाउंट के हवाले से आपने क्या करना है, करंट अकाउंट के हवाले से आप जब करंट अकाउंट लिखोगे तो करंट अकाउंट्स में एक लिख देनी है एक्सपोर्ट्स गुड्स और एक लिख देनी है इंपोर्ट्स गुड्स, इंपोर्ट गुड्स। अब जाहिर बात है ये आपने पॉजिटिव लिखा तो ये आप नेगेटिव डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पैसा जा रहा है और वो पैसा आ रहा है। उसके बाद आप इसके अंदर सर्विसेज ले आते हैं, तो सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज इंपोर्ट। जो लोग पाकिस्तान में आए हैं उनका पैसा माइनस हो जाएगा और जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं उनका पैसा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डालें या ना डालें, नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा तो कितनी इन्वेस्टमेंट डाल दें? शाबाश, ये देखो जरा मेरी हेल्प भी तो करो ना। ये -50 हो गया, ये कितना हो गया 200। मैंने जान के लिखा था, मुझे भी पता है 100 है। अच्छा अब यहाँ पे 50 आपको ये आ गया, अब टोटल कितना बन गया आपका? शाबाश 100 रह गया ना बेटा, ये वाला 50 डिडक्ट हो गया उसमें से, ठीक हो गई बात। तो नेट आ गया आपका 100। उसके बाद कैपिटल इनफ्लो लिख दें और कैपिटल आउटफ्लो लिख दें और इसकी भी दो वैल्यूज डाल दें। फर्ज कीजिए इनफ्लो हुआ है आपका 100 और आउटफ्लो हुआ है आपका लेट्स सपोज 50। तो ये आपका टोटल कितना बन गया 150। ये बन गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस तरह आप वैल्यू डाल जी। 100 पहला भी आ रहा है ना बीच में जी, वैल्यूज खुद ही लिखी है मैंने, सपोज्ड वैल्यूज है जी बच्चों, ठीक हो गई बात। अच्छा जी बेटे, नेट इनकम में
नहीं, पहले 100 था ना ऊपर, वो देखो 100 है ना ऊपर, और फिर आपको 100 आया इनफ्लो और 50 आउटफ्लो हुआ, तो वो वाला 50 भी तो ऐड होगा ना उसके अंदर। सर वो नेट इनकम की बात है, नेट इनकम में गड़बड़ है, कह रहा है कि 100 नहीं 50 आना था। चेक कर लेते हैं। 200 में से 250 गया ना -50। 200 में से 250 गया तो -50 यहाँ तक ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अब 200 में से ये गया तो 100 ये आ गया, ठीक है। अच्छा 50 आपका ये आ गया तो ये 150 हो गया, इसमें से ये 50 माइनस कर दिया, 100 आ गया। सर ऊपर वाली बात ऊपर ही खत्म करें ना कि 200 में से 100 गए 100, 100 में से 50 गए 50। हाँ तो ऐसे ही कर रहा हूं मैं, और कैसे कर रहा हूं, तुम ऐसा करो ना, तुम ये भी ना लिखो ये भी ना लिखो, सीधा 100 लिख दो। अब बताओ, अब सही है, कुछ भी नहीं लिखा मैं। हाँ वही देखिए ना, 200 एंड 200 कितना बना, 450, 450, और उसमें से ये 300 निकाल दिया, 350 निकाल दिया, 100 रह गया। और 350 निकालो ना। अब बात ये है कि मुझे ये देखें, आप मेरे से आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो ना सीखें, फिर टीचर आया चलो इनको दुनिया पढ़ाई सीखिए, ये आपका काम है। अच्छा ऑनलाइन वाले कहते हैं सर आगे चले, बहुत हो गई है। अच्छा चले, एनीवे मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है कि 2 अलग-अलग क्राउड से कैसे मैनेज करना है, एक ऑनलाइन वाली और एक इधर वाली। जी बच्चों, आपने घर ही जाना है किसी और क्या होना? नहीं वो जरूरी नहीं है, एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है आपका, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जी स्वेरा बेटे सवाल कीजिए, मैंने कहा एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है लिखना। जी शाबाश, अगर समझ आया तो जी लिख के एंटर कीजिए, वरना सवाल कीजिए। नहीं वो जरूरी नहीं है। अच्छा बच्चों, अब इस तरह आप पोस्ट वैल्यूज ले लेंगे साइलेंट भाई। देखिए अगर आप लोग ने बोलना है तो फिर इधर तो ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, यही रिकॉर्डिंग आपके काम की, आपका काम खराब होगा ना, फायदा क्या। अच्छा बच्चों, और ये जो मैं आपको चुप करा रहा हूँ, ये लेक्चर जब यूट्यूब पे जाएगा तो इमेज भी आपका खराब होगा। अच्छा बच्चों, अब देखिए बच्चों, बात ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। बैलेंस भी हो सकता है, इट्स इक्वल इन बैलेंस, बट जनरली अगर हमने पैसे देने ज्यादा है लेने कम है तो क्या होगा, we have to give more and earn less, so we are in deficit। means कहने का ये हुआ कि जी बिल्कुल, तो in case country need to borrow from others, why the amount by which money coming into the country is less than the money going out of the country। तो जो पैसा इन आ रहा है वो कम है और जो आउट जा रहा है वो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। और अगर इन केस मनी इन जो आ रहा है वो ज्यादा है और जो आउट हो रहा है वो, तो ये सरप्लस हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस हो जाएगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन प्रिवेल कर सकती है। तो लिहाजा दोनों को लिखने के लिए मैंने सिंपल सी स्टेटमेंट ली है। पहली स्टेटमेंट मैंने ली है deficit, the amount by which money coming into a country is less than the money going out in a particular period of time। बिल्कुल, yes, the money inflow is less than the money outflow। and similarly दूसरे सेक्शन में क्या लिख सकते हैं, that's great, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह आप सरप्लस और डेफिसिट को लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर सरप्लस हुआ तो वो पैसा आपके रिजर्व में चला जाए, जाहिर है वो अगले सालों में काम आएगा। जनरली ये होता है कि चाइना क्या करता है कि जितना उसको सरप्लस होता है, हर साल ही होता है, वो उसका गोल्ड खरीद के रख लेता है, बैलेंस जीरो ही कर लेता है, लेकिन उतना वो गोल्ड
इंपोर्ट कर लेता है ताकि वो फ्यूचर में गोल्ड तो काम आ सकता है। करेंसी का क्या है, डॉलर रखे हो सकता है डॉलर डिवैल्यू हो जाए, कल को मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाए जैसे रशिया हो गया, तो लिहाजा वो क्या करता है, वो गोल्ड रख लेता है। तो मुल्क जब भी ट्रीट करते हैं वो कहते हैं एसेट्स रखो ज्यादा, और अगर लॉस में चले गए फिर क्या करेंगे, बेच देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बच्चों का ये सवाल है, इसको भी देख लें। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ब्रीफली डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। नंबर कितने हैं, 8 नंबर है। तो 8 पॉइंट्स के लिए क्या करना चाहिए कि मेरे 8 पॉइंट्स पूरे आ जाए। पहले तो मुझे डेफिनेशन लिखनी चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए, और फिर मुझे इसे बताने के लिए क्या करना चाहिए, एक अच्छी सी एग्जांपल बनानी चाहिए जिसके अंदर इंपोर्ट भी हो, एक्सपोर्ट भी हो, सर्विस इंपोर्ट भी हो, एक्सपोर्ट भी हो। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से इनकम फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो। क्या हाल है। अच्छा, उसके अलावा कैपिटल में मनी इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो एंड कैपिटल आउटफ्लो, और टोटल अच्छी तरह से किया हो ताकि नंबर हमारे आ जाए। जी बेटा, फिस्कल, देखिए जो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके 2 हिस्से करने, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिस्कल अकाउंट और फिस्कल पॉलिसी में हम जाके करें। फिस्कल अकाउंट तो हुकूमत का अकाउंट बनेगा ना, उसके अंदर ये भी शामिल हो जाएगा, वो इससे बड़ा अकाउंट है जो हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा। ठीक है ना, तो फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ना किया करो कि हमको और बात करें तुम डरा देते हो एकदम, नहीं यार ये क्या बात आ गई, मुझे क्यों नहीं पता। तो फिर याद आया कि वो फिस्कल बैलेंस तो होता है उसके अंदर ये शामिल होता है, और वो पूरी कौम का बैलेंस होता है, यानी उसके अंदर हुकूमत का बजट हर चीज शामिल होती है। ठीक है, अच्छा शुक्र है कि उसका न्यूमेरिकल नहीं है, हमारे लिए काम आसान हो गया। उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल एक दफा आया था 1-2 नंबर का, फिर दोबारा नहीं आया। अच्छा बच्चों, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन ये पुराना सवाल है और क्वेश्चन बैंक से है, लेकिन अगर अब आया तो ऑब्वियसली इसके 5 मार्क्स नहीं होंगे, कि अगर डेफिनेशन पूछनी तो 2 नंबर से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि आप तो 10 मार्क्स से ऊपर सवाल ही नहीं दे सकता। जबकि ये सवाल देखिए 5 नंबर ये है, 10 ये है और 20 नंबर का सवाल है। अब तो 20 का आना ही नहीं, आना ही 10 का है, लिहाजा ये पुराने पैटर्न का है, लेकिन टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है। क्लियर जी। अच्छा, तो अब जरा 1 मिनट इधर से भी सवाल देख लें जी। कंपोनेंट क्या होंगे, कंपोनेंट बेटा वही होंगे कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और उसके अंदर जो हेड्स हैं वो कंपोनेंट होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन इज गुड। कंपोनेंट्स आर कैपिटल, तूबा बेटी कंपोनेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और उसके अंदर जो उसके हेड्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स वो भी आपको शामिल करनी है। क्लियर, टेबल बनाना पड़ेगा अगर नंबर ज्यादा होंगे, 8 मार्क्स है तो फिर टेबल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सब बच्चे जी लिख के एंटर करेंगे, अगर बात समझ आइए। बिल्कुल ठीक हो गई बात। तो ये बच्चों जी आ गया, जी का मतलब है कि बात समझ आ गई है। ये वाला सवाल देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर डेड आइटम ऑन द करंट अकाउंट of the balance of, sorry, debit item on the current account of the balance of payment। कौन सा होगा शाबाश, हैं एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट, वो तो आपकी, अब वो आपका डेबिट है, फायदा है कि नुकसान है उसमें, बंदा बाहर से आके पैसे खर्च कर गया। ए होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ बाय द ओवरसीज कमर्शियल बैंक, ओवरसीज कमर्शियल बैंक से जो कर्जा लिया है उसका सूद वो वापस करना है। ठीक है, वो हमें वापस करना है। क्लियर जी, बिल्कुल सही सवाल बेटी, ए आंसर होगा। अच्छा बच्चों, तो यहां तक ठीक है, मैं समझूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर हो गया। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं आप लोगों की इजाजत से। पता है क्या गड़बड़ हुई है,